उस दिन क्लास ली थी आपने? रिवाइज करा दें? अभी करा देते हैं। हाँ जी, ऑनलाइन वालों, बाबू आवाज आ रही है तुम्हें? हमारी क्लास कितने बजे तक है? बस। अबे ओ छोटी चरस, रुक जा। ब्रेक नहीं दूंगा मैं, बिल्कुल नहीं दूंगा ब्रेक। नमाज क्यों भाई, 7:25 तक का टाइम होता है ना। 7:20 पे मैं ऑफ करूंगा फौरन मुसल्ले पे। सलंग। चुप कर जा। हाँ। तेरे को क्यों जरूरत पड़ती है बार बार वजू की? इधर, इधर आ जाओ भाई, जल्दी से जानी, जल्दी से तिलावत कर ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम सलाम आहत। अच्छा जी भाई लोग, बाबू, हमें हल्का फुल्का पहले ओवरव्यू चाहिए लास्ट क्लास का। मुझे एक बात बताओ, तुम क्या किसी भी कंपनी का ऑडिट ऐसे ही एक्सेप्ट कर लोगे? मैं एक और वर्ड सिखाता हूँ, उसको हम कहते हैं क्लाइंट स्क्रीनिंग। क्या कहते हैं? क्लाइंट स्क्रीनिंग। क्लाइंट स्क्रीनिंग का मतलब ये है कि आप ये देखते हैं कि वहां पे जो लोग बैठे हुए हैं, क्या वो अच्छे भी हैं या नहीं है, क्या उनकी जो उनकी इंटेग्रिटी है उन पे डाउट्स तो नहीं है। अगर वो वैसे ही फ्रॉड में इन्वॉल्व है, उनके बारे में न्यूज वगैरह चलती है, तो क्या वो क्लाइंट रिस्की क्लाइंट है? और मे बी देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि तुम उसको एक्सेप्ट ना करो, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, ऐसी 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए फीस लेके ऐसी क्या बल्ली लेना कि जिसपे 10 मिलियन की पेनल्टी पे करनी पड़ जाए। ये बात समझ आती है? चलिए जी, पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज, क्या आप अपनी इंटेग्रिटी देखेंगे, अपनी इंडिपेंडेंस देखेंगे? चलो क्लाइंट तो सही है, बट वहां पे जो बैठा हुआ है वो भाई हमारा ससुर बैठा हुआ है, वो बोलेगा बेटी तब दूंगा जब तू मुझे ऑडिट रिपोर्ट देगा। तो क्या मैं ऑडिट सही करूंगा गलत करूंगा? तो सर दैट मीन्स कि मेरी इंडिपेंडेंस क्या हो चुकी है, इम्पेयर हो चुकी है। चलें जी, वेरी गुड। तो दैट मीन्स कि मुझे अपनी इंडिपेंडेंस भी देखनी है। चलो भाई, वो भी इंडिपेंडेंट, वो भी अच्छे, हम भी अच्छे, सब अच्छा है। मुझे काम ही नहीं आता, ऑडिट कर पाऊंगा? नो सर, दैट मीन्स कि मुझे अपनी कॉम्पिटेंस और स्किल्स देखनी है। यस, अगर मैं इतना एबल हूं कि मैं वो क्लाइंट का ऑडिट परफॉर्म कर पाऊं तो ही मैं कर पाऊंगा, अदरवाइज मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। चलो तुमने ये कह दिया कि तुम एबल भी हो, सब कुछ सही है, तुमने क्लाइंट एक्सेप्ट कर लिया, तुमने एंगेजमेंट लेटर भी बना दिया कि ऑडिट करना ढंग से शुरू करूं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बोलेंगे रिस्क असेसमेंट क्या है? तुम्हें कितनी इंपॉर्टेंस बताई थी मैंने रिस्क असेसमेंट की? मैंने कहा था अगर तुमने रिस्क असेस किए बगैर ऑडिट किया तो जलील हो जाएंगे। वो कितना चौड़ी हो रही थी, क्या बोलती थी, ये लो उस्ताद सलंग ऑडिट हो गया। पर उसको क्या पता लगा, जब तक अंडरस्टैंडिंग नहीं लोगे किसकी, एंटिटी की और उसके एनवायरनमेंट की, तब तक ऑडिट करना पॉसिबल। अच्छा, यानी मैं ये कह सकता हूं जब आप एंटिटी और उसके एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग लेंगे तो आपको पता लगेगा कि कहां कहां मसला हो सकता है। ऐसा ही है भाई। मैं हो सकता है क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी कंफर्म नहीं है। कंफर्म तब होगा जब मैं ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करके सबूत ले लूंगा, तो मुझे पता लग जाएगा सही है या नहीं है। पर इन एनी केस, क्या ये बात मानते हो कि अगर रिस्क असेसमेंट गलत की तो ऑडिट भी गलत होगा? ऐसा है? अगर रिस्क असेसमेंट गलत की तो ऑडिट भी गलत होगा। वेरी गुड सर, बस ये बात आपको दिमाग में और भेजे में बैठा के रखनी है। आगे लेके चलते हैं। रिस्क असेसमेंट के लिए आपको अंडरस्टैंडिंग लेनी है एंटिटी की और उसके एनवायरनमेंट की। फिर मैंने आपको एक एक करके एग्जांपल दी। जब मैं किसी कंपनी की, अच्छा आज मुझे रीडिंग भी करवानी है ना, आइजा की, और नोट्स भी तुम्हें दिए थे मैंने ऑनलाइन में, ऐसा है ना? कहोगे तो प्रिंट भी करा के दे दूंगा, कोई इशू नहीं है। प्रिंट करवा दूंगा तुम्हें, सवाल भी दे दूंगा प्रिंटेड। पहले एक साथ हो जाइए हमारी प्रैक्टिस। मुझे एक बात बताओ एक एक करके। अगर मैं ये कहता हूँ कि भाई फॉर एग्जाम्पल मैं किसी कंपनी में ऑडिट करने जाता हूँ, तो वहां पे कुछ रिस्क मौजूद होते हैं, हाँ या नहीं? आपको सिर्फ उसको क्या करना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है। तो आइडेंटिफाई करके सिर्फ देखते रहोगे उसको? उसको आप लिंक करोगे किससे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के किसी, यानी वो एक ऐसा मसला होगा, सुनना मेरी बात, हाँ, वो एक ऐसा मसला होगा जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के किसी लाइन आइटम को हिट कर रहा होगा, हाँ या नहीं? चले अब एक एक करके मैं खेलता हूँ। मुझे एक बात बताओ, एक कंपनी इन्वॉल्व है एक्सपोर्ट्स में और एक्सपोर्ट बैन हो गए, क्या रिस्क है?
रेवेन्यू की ओवर स्टेटमेंट का, अंडर स्टेटमेंट का? क्योंकि क्लाइंट अपने फायदे के लिए चीजें करेगा, तो हम ये बोलूंगा ना भाई, ये बोलेंगे ना एंटिटीज इन्वॉल्वड इन एक्सपोर्ट्स एंड देयर इज बैन ऑन एक्सपोर्ट्स, देयरफॉर देयर इज अ रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू। कॉम्पिटिटर आ जाए ओवर स्टेटमेंट का, वेरी गुड। अब सुनो, आपकी इन्वेंट्री नहीं बिक रही, ओवर स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी दैट इन्वेंट्री माइट नॉट हैव बीन रिकॉर्डेड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और, मैंने तुम्हें एक एक चीज बताई थी, रट्टा लगाने की नीड नहीं है, सोचो कनेक्ट करो, सोचो कनेक्ट करो, वो प्रैक्टिस से सही होगा। अच्छा, क्या दुनिया में तुम किसी भी रिस्क की समरी बना सकते हो, या वो अनगिनत है? अनगिनत है सर, पर क्या सवाल में सिनेरियो में से पिक कर सकते हो? यस सर, उसको लिंक करना है बस फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। मैंने तुम्हें कहा था ये जो थ्योरी है ये एग्जामिनेबल नहीं है, वो सिर्फ गाइडेंस है। एग्जामिनेबल सिनेरियो होगा, और सिनेरियो से लिंक करना है तुम्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, ऐसा ही है, चाहे वो बैलेंस शीट का आइटम हो या पीएनएल का। मैंने तुम्हें कहा कंपनी ने लोन लिया हुआ है, तो क्या एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग में उसमें लिखा हुआ था कि हाउ इट इज फाइनेंस? अच्छा, हाउ इट इज फाइनेंस में लोन लिया हुआ है, ऑब्जर्वेशन मुझे करनी है एनवायरमेंट में कि क्या मेरे इंटरेस्ट रेट ऊपर गए थे या नीचे। अगर लोन भी है, इंटरेस्ट रेट भी ऊपर गए थे, फिर भी इंटरेस्ट एक्सपेंस कम है, तो देयर इज अ रिस्क ऑफ अंडर स्टेटमेंट ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंस। क्यों? क्योंकि एक तो इंटरेस्ट ऊपर गए थे, उसने फिर भी कम रखा हुआ है। वेरी गुड। चलो, अगर आपने देखा आपकी बुक्स में इन्वेस्टमेंट आ रही है, तो आपने क्या इन्वेस्टमेंट की अंडरस्टैंडिंग एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग में ली होगी? हाँ या नहीं? बिल्कुल ली होगी। अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी में टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट भी तो आ रहा था। अच्छा, ये टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट आ रहा था, आपने देखा जनरल मार्केट ऊपर गई है, तो फेयर वैल्यू भी ऊपर गई होगी, तो देयर इज अ रिस्क ऑफ, अच्छा फेयर वैल्यू ऊपर गई है, तो मुझे एक बात बताओ, एंटिटी ने इसमें तो कोई टोपी ड्रामे नहीं किए होंगे मेरे ख्याल से। पर अगर आप ये देखो, इन्वेस्टमेंट की हुई है, रेट्स नीचे आए, तो क्या आप देयर इज अ रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, और देयर इज अ रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट ऑफ फेयर वैल्यू गेन। चलो, एक एंटिटी है, अगर वो हाईली रेगुलेटेड इन्वायरमेंट में काम कर रही है, कौन से इन्वायरमेंट में? अच्छा, आप सुनना, हाईली रेगुलेटेड इन्वायरमेंट में काम करने का मतलब ये है कि आप कोई ना कोई नॉन कंप्लायंस करोगे, हाँ या नहीं? अच्छा, इसकी मैं बेसिक एग्जांपल ये देता हूं, अगर कोई कोर्स है, सुनना मेरी बात, बहुत सारे बच्चे ऐसे 100% स्टडी नहीं करते, सेलेक्टिव करते हैं, यानी दैट मींस कि यू हैव टू कंप्लाई एंटायर सिलेबस, यू हैव टू कंप्लीट एंटायर सिलेबस कि आपका रिस्क हैज हो जाए। अगर लॉ में किसी चीज की नॉन कंप्लायंस होती है तो पेनल्टी आती है, अगर सिलेबस में फुल कवरेज नहीं होती तो वापस अटेम्प्ट आती है, यही है ना? तो भाई मुझे एक बात बताओ, जैसे लॉ, आपका जो लॉ है, लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को आपने कंप्लाई नहीं किया तो हैवी पेनल्टीज होती हैं। तो अगर आपको सवाल में दिखे, या किसी कंपनी में ऑडिट करने जा रहे हो, यू नो दैट यहाँ पे बहुत सारी लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, तो क्या देयर इज अ रिस्क दैट कोई पेनल्टी रिकॉर्ड होने से रह गई हो, तो देयर इज अ रिस्क ऑफ अंडर स्टेटमेंट, ओवर स्टेटमेंट, अंडर स्टेटमेंट ऑफ पेनल्टी एक्सपेंसेस। चलें, फिर आपको स्टैंडर्ड ये भी कहता है, जो मैं FR2 वालों को बाद में सिखाऊंगा, जिन्होंने FR2 पढ़ा हुआ उनको ऑलरेडी समझ आएगा। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि सुनना, अगर एक लायबिलिटी आई नहीं है बट आ सकती है क्योंकि केस चल रहा है, तो उसको आपको रिकॉर्ड नहीं करना होता, डिस्क्लोज करना होता है। डिस्क्लोज मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिख के देना होता है। तो क्या देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो लिखा भी ना हो, तो देयर इज अ रिस्क दैट लायबिलिटी माइट नॉट हैव बीन डिस्क्लोज्ड। ऐसा ही है भाई। तो ये सारी चीजें, अब एक और चीज, ये सारे फैक्टर्स हैं। मुझे एक बात बताइए आप लोग, सर अगर मैं ये कहता हूं कि मैंने न्यू ERP सिस्टम लगाया है, मैंने कहा है ना कि मैंने पूरी जितना भी एक्सपोजर है वो तुम्हारे पास पेपर रीड करके सारे फैक्टर्स यहाँ बिठा लिए हैं ताकि तुम्हें आसानी हो, प्लीज जरा देखना। सर क्या मैं ये कह सकता हूँ मैंने न्यू ERP सिस्टम लगाया, तो फॉर एग्जांपल पहले इस सिस्टम में एसेट्स और लायबिलिटीज रिकॉर्ड हुए हुए थे, तो जनरल लेजर में कितनी सारी हजारों लाखों में एंट्रीज होंगी, हाँ या नहीं? अच्छा, आपने अपने सिस्टम को एफिशिएंट बनाने के लिए न्यू सॉफ्टवेयर लगा दिया, तो अगर न्यू सॉफ्टवेयर लगा दिया तो आपको नहीं लगता यहां से यहां डेटा ट्रांसफर होगा, हाँ या नहीं? अच्छा, डेटा ट्रांसफर होगा तो मेरे ख्याल से यहाँ पे जो लाखों एंट्रीज हैं वो लाखों की लाखों एंट्रीज यहाँ से निकल के यहाँ आ जाएंगी। क्या देयर इज अ पॉसिबिलिटी कुछ मिस हो जाए? होता है नहीं होता? अच्छा, अगर देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कुछ मिस हो जाए, तो क्या जब भी सवाल में देखो न्यू सिस्टम इंप्लीमेंट हुआ है, तो देयर इज अ रिस्क ऑफ मिसिंग एंट्रीज इन ट्रांसफर। अच्छा, मिसिंग एंट्री से ऑडिटर का क्या ताल्लुक है?
अबे एक चीज रिकॉर्ड होने से रह गई होगी तो वो रिपोर्ट भी, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही होंगे गलत होंगे? गलत होंगे। तो क्या ये बात समझ आती है कि जब भी न्यू ईआरपी सिस्टम लगेगा तो एक जगह से दूसरी जगह जाने में, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर में हो सकते हैं मसले? ऐसा ही है भाई? पक्की बात है, ये बात समझ आ रही है? जी जानी। एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सही है, बीएम में भी तुमने पढ़ा होगा भंगी। सही है। खैर ईआरपी सिस्टम मतलब एंटिटी लेवल पे होता ही है। चलिए जी, ये बात समझ आती है। अब एक और चीज प्लीज सुनना यार, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, एक एंटिटी प्लीज सुनना, अपना सॉफ्टवेयर खुद बना सकती है। एक और चीज, एक कंपनी है मेडिसिन मैन्युफैक्चर करती है, आगे के लिए बता रहा हूं। हाँ, एक कंपनी है मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग करती है। अब मुझे एक बात बताओ, मेडिसिन ऐसे ही बन जाती है या इसके पीछे पहले रिसर्च होती है? जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ कोविड वैक्सीन। सही है, कोविड की वैक्सीन ऐसे ही बन गई है, पहले रिसर्च हुई होगी? अच्छा, आपको ये आईएफआरएस के हिसाब से बता रहा हूँ, हमारा ये अलग से ना टॉपिक है एफएआर 2 में। सही है, अभी तो समझने के लिए, ताकि ऑडिट में इसकी इंप्लीकेशन समझ आए। इसका स्टैंडर्ड है IS 38। IS 38 ये कहता है, जब आप कोई इंटेंजिबल खुद बनाते हो, मैं इस मेडिसिन को इंटेंजिबल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि फॉर्मूला की कोई सब्सटेंस नहीं होती, वो टेंजिबल नहीं होता बल्कि इंटेंजिबल होता है। सही है। मुझे एक बात बताओ, वो कहता है भाई आपका जो इंटेंजिबल आप खुद बनाते हैं, जो खुद बनाते हैं, इसको मैं अंग्रेजी में कहता हूं इंटरनली जनरेटेड। क्या कहता हूं? क्या सॉफ्टवेयर खुद बना सकते हो? क्या किसी कार का डिजाइन या किसी मेडिसिन का फॉर्मूला खुद बना सकते हो? यस सर। मैं दे रहा हूं मेडिसिन की एग्जांपल। भाई मेडिसिन बनाने से पहले क्या हुई होगी? रिसर्च हुई होगी। ऐसा ही है भाई? अच्छा प्लीज सुनना, जब रिसर्च हो रही होती है ना, तो हमें पता भी नहीं होता कि मैं वाकई में वो जो है वैक्सीन बनाऊंगा या नहीं बनाऊंगा। जस्ट टेक एन एग्जांपल, प्लीज सुनना। अगर मैं ये कहूं, प्लीज फोकस के साथ, अगर मैं ये कहूं कि फॉर एग्जांपल मैंने कोविड की वैक्सीन बनाना शुरू करी नहीं है, बल्कि अभी रिसर्च कर रहा हूं कि बनाऊं या ना बनाऊं, तो क्या आपको ये लगता है कि रिसर्च फेज के अंदर मुझे कंफर्म नहीं होता कि मैं वाकई में मेडिसिन बनाऊंगा? मैं सिर्फ क्या कर रहा हूं, इसकी बेसिक एग्जांपल ये देता हूँ, सुनना। जैसे मैंने सीएफए कर रहा हूँ ना अभी, तो सीएफए करने से पहले मैंने सिर्फ रिसर्च की, उस पर लोगों से मिला, मीटिंग की, चाय में पिलाई, तो एक एक्सपेंडिचर हुआ, एक्सपेंस हुआ। तो मुझे एक बात बताओ, क्या मैं इस मीटिंग से ये जो खर्चा आ रहा है, क्या ये जब मीटिंग कर रहा था तब श्योर था कि मैं सीएफए करूंगा? मैं इसके बाद डिसाइड करूंगा, उसके बाद करना शुरू करूंगा ना? यानी सर टेक्निकली अगर इसको, इस बिला वजह की एग्जांपल को इससे कनेक्ट करूं, तो मुझे ये समझ आता है कि रिसर्च के जो भी खर्चे होते हैं वो सीधे सीधे क्या होते हैं? एक्सपेंस आउट। क्योंकि इस वक्त तक मैं श्योर नहीं होता कि मैं वाकई में ये चीज बनाऊंगा या। अच्छा, वंस रिसर्च कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद शुरू होती है डेवलपमेंट। अब क्या वाकई में आपने वो वैक्सीन बनाना शुरू की? अच्छा, एसिड की डेफिनेशन है, आर रिसोर्स कंट्रोल बाय द एंटिटी एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, जिससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्रोबेबल हो। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, यार रिसर्च के वक्त कुछ प्रोबेबल नहीं होता कि बनाओगे या नहीं बनाओगे, पर क्या डेवलपमेंट के वक्त होता है? तो यानी ये फेज क्या होता है? कैपिटलाइज होता है। अब जरा एक बात सुने, सवाल में आपको लिख के देगा, एंटिटी ह्यूज एक्सपेंडिचर करती है रिसर्च और डेवलपमेंट पे। एंटिटी ह्यूज एक्सपेंडिचर करती है रिसर्च और, क्या रिस्क है? वेरी गुड, देयर इज अ रिस्क दैट रिसर्च एक्सपेंस माइट हैव बीन कैपिटलाइज। ये बात समझ आती है? यानी एंटिटी ने क्या किया होगा, अपने पीएनएल को, प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए इसको क्या किया होगा? कैपिटलाइज किया होगा इंस्टेड ऑफ एक्सपेंस आउट। समझ आ रही है बात? चलें जी, इतना ओवरव्यू दे दिया ना, अब तुम लोग एटलीस्ट सवाल कर सकते हो। सर तीसरा सवाल है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। ऑडिट रिस्क निकालना है तुम्हें। अच्छा ये एक मिनट प्लीज बात सुनना यार, एक और चीज मैं ये कह रहा हूं कि ये जो तुम्हें चीजें पता लगी हैं, ये जो सवाल में लिखी हुई हैं कि एंटिटी ये कर रही है, ये कर रही है, ये क्लाइंट पे जाओगे तब भी तुम्हें पता लगेंगी? हाँ या नहीं? अच्छा, क्लाइंट पे कैसे पता लगेंगी? वेरी गुड, इंक्वायरी करके, माहौल को ऑब्जर्व करके। ये बात समझ आ रही है? तो सर ये सारी चीजें पता लगती है इंक्वायरी और ऑब्जर्वेशन से। कैसे? अच्छा, इस सवाल पे जाने से पहले कनेक्शन के लिए सुनना मेरी बात।
मैं खाली समरी पे आ गया। ये पूरे आइजा की समरी है। हमारा इसमें ऑब्जेक्टिव क्या है? टू आइडेंटिफाई एंड असेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसट्रीटमेंट। कैसे? अंडरस्टैंडिंग एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। अब सुनना, वो कहता है क्या है? अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट में सुनना प्लीज यार, वो बोल रहा है अंडरस्टैंडिंग तो लोगे, बट कैसे लोगे? क्या करोगे? इंक्वायरी करोगे मैनेजमेंट से, और क्या करोगे? इंस्पेक्ट वगैरह, न्यूज़पेपर वगैरह रीड करोगे, हाँ या नहीं? तो सर मुझे एक बात बताओ, प्लीज सुनना मेरी बात, क्या इंक्वायरी ऑफ मैनेजमेंट से या ऑब्जर्वेशन और इंस्पेक्शन से रिस्क असेसमेंट होती है? मैं तुम्हें फेलियर का रीजन बताऊं, लोग ये नहीं रीड करवाते बच्चों को कि आइजा में क्या लिखा हुआ है। भाई अगर मैं तुम्हें बोलूं ये रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स हैं, ये रिस्क आइडेंटिफाई कैसे होते हैं, तो आप बोलोगे अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। ये समरी लिखो नहीं है तो मैं दूंगा मैं सीधी सीधी। मुझे एक बात, तभी तो तुम्हारा काम आसान किया, जो लिखने का होगा अलग से बताऊंगा। मुझे एक बात बताओ, आपको करना क्या है? अंडरस्टैंडिंग लेनी है एंटिटी और उसके सवाल तुम्हें यूं पूछे घुमाने के लिए, तुम अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी और एनवायरनमेंट कैसे लोगे? इंक्वायरी ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन। अच्छा इसकी भी अलग चुनेंगी है वो नोट्स में, वो रीड करेंगे, एक एक वर्ड रीड कराऊंगा, पर ये समझ आती है? अच्छा, रिस्क आइडेंटिफिकेशन यानी अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एंड एनवायरनमेंट एक और तरीके से होता है, एनालिटिकल प्रोसीजर। ये हमारा बाकी है, ये हमारा। इसके बाद जो रिस्क सिखाऊंगा ना, एनालिटिकल प्रोसीजर का मतलब समझो। एनालिटिकल प्रोसीजर का मतलब ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, जैसे रिस्क का बताया था, किसी बंदे की हेल्प के बगैर, किसी से पूछे बगैर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सामने सामने रखो और उससे रेशियोज वगैरह निकाल के रिस्क निकालो। उससे रेशियोज वगैरह निकाल के, नहीं सर ये आपने कैसी बात कही, अभी भी एक्सप्लेन करना दिमाग में गन रहेगा। मुझे एक बात बताओ, मैं सोचने का तरीका सिखाता हूँ। सेल, सुनना मेरी बात, सेल इंक्रीज हुई है, प्लीज हाँ सुनना मेरी बात। सेल इंक्रीज हुई है हमारी 100% से। कितने से? 100% से, सही है। और हमारे पास, सुनना मेरी बात, हमारे पास जो रिसीवेबल है वो 200% से इंक्रीज हो रहे हैं। क्या ये आपस में मैच हो रही है चीजें? नहीं सर, अब एक और चीज सुनना प्लीज हाँ। जनरल मार्केट रेट्स ऊपर गए, पर मेरे अगर मैं इंटरेस्ट एक्सपेंस को पिछले साल के मुकाबले में इस साल से कंपेयर करता हूँ, वो कम आ रहा है। तो यानी मैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को यूज कर रहा हूँ बस, मैं किसी और की हेल्प नहीं ले रहा। तो सर ये एक अलग टेक्निक है, वो मैं तुम्हें अलग से सिखाऊंगा, पर इसी टॉपिक में सिखाऊंगा। ये नहीं कहूंगा कि आगे जाके करना है, इसी टॉपिक में करना है। पर सिर्फ एक बात समझ आ रही है, ये भेजे में बिठा लो अपना। आप अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी और इट्स एनवायरनमेंट कैसे लेते हो? इंक्वायर करके, और ऑब्जर्वेशन, और एक और चीज से। इसको हम कहते हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को देख के पता लगाना। ये बात समझ आ रही है? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को देख के ऐसे भी पता लगता है। डेटर डेज निकालने का एक फॉर्मूला है, क्या है? ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 365, ऐसा ही है। अगर मैं देख रहा हूं मेरा करंट ईयर है 2020, कंपैरेटिव है 2019, तो 2019 में वो डेज थे 96, अब हो गए हैं 145। तो क्या मेरे डेटर डेज इंक्रीज हो गए? इट इंडिकेट्स कि मुझे रिकवरी करने में मसला है। तो क्या देयर इज रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट ऑफ रिसीवेबल। तो क्या मैं वैसी बातों बातों में, अभी तो कुछ किया भी नहीं है यार, क्या ये समझ आ रहा है किसी की हेल्प के बगैर भी रिस्क निकल सकते हैं? कैसे? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को एनालाइज करके, इसलिए इसका नाम क्या है? एनालिटिकल प्रोसीजर। ये बात समझ आ रही है? एक और चीज सीखो, इन्वेंट्री टर्नओवर डेज भी निकलते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर डेज ऐसे निकलते हैं, कैसे? परचेजेस या कॉस्ट ऑफ सेल्स? कॉस्ट ऑफ सेल्स, इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय, वेरी गुड, COGS मल्टीप्लाई बाय 365। मुझे पता लगा लास्ट ईयर इन्वेंट्री बिक जाती थी 14 दिनों में, अब बिक रही है कोई 65 दिनों में। तो क्या देयर इज अ रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री? बिकॉज देयर माइट बी अ रिस्क के वो लोअर ऑफ कॉस्ट NRV पे, बिकॉज एंटिटी इज फेसिंग डिफिकल्टी इन सेलिंग इन्वेंट्री। मैं माइट भी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे शक है। ये बात समझ आ रही है? तो सर क्या मैं ये कह सकता हूं किसी की हेल्प के बगैर भी मैं रिस्क निकाल सकता हूं? वो कैसे? ये पूरा ये सम है, ये हमें एक एक करके रीड करना है। पर सर अभी हम सिर्फ अप्लाई करना सीख रहे हैं। आ जाए सर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 पे जल्दी से।
हाँ वो मैं सिखाऊंगा, वो अलग से पूरा चंक ही अलग है, रिस्क में ही सिखाना है। रिस्क और प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म दिमाग में रख के रिस्क निकाल रहा है इसमें। अच्छा वैसे चलो इसी की बात से एक बात आती है, ऑनलाइन वालों तुम भी बताना, ये जो चीजें लिखी हुई है मुझे कैसे पता लगी होंगी? इंक्वायरी से। ये कैसे पता लगी होंगी? इंक्वायरी और ऑब्जर्वेशन से, समझ आ रही है बात? तो फिर एनालिटिकल प्रोसीजर से कैसे पता लगेगी? जब एफएस दिए हुए होंगे तो वो दिए हुए नहीं होंगे, तुम खुद कैलकुलेट करोगे भी उसमें चीज है, वो सिखानी है मैंने, सही है, फिलहाल अभी बगैर उसके। रेशियोज भी सिखाऊंगा मैं, टेंशन नहीं लो बाबू, पूरा डिजाइंड है। असीब हुसैन कह रहे हैं सर रिस्क तो पता लग गया ड्राफ्टिंग में। मैंने कहा भाई यहाँ से रिस्क उठाओ, इसको लिंक कर दो किससे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लेवल से, अपने हिसाब से कुछ भी ड्राफ्टिंग करो अब्दुल, अभी मैं करवाता हूँ ड्राफ्टिंग। हेल्प करूँ मैं कुछ, या खुद करोगे? रिस्क ही निकालने हैं यार। अबे एक में रुक तो जाओ, एक कंपनी क्या मल्टीपल बिजनेस नहीं कर सकती सेगमेंट रिपोर्टिंग? अलग अलग। अबे बाबा सेगमेंट रिपोर्टिंग, चलो मैं तुम्हें ऐसे ही अलग अलग रिस्क बता देता हूँ, जरा सुन लो इधर। मैं रीड कर लेता हूँ। द कंपनी स्पेशलाइजेस इन प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन एंड प्रोवाइडिंग ongoing annual maintenance services properties previously। यार एक बात सुनो, IFRS 15 तुम्हें क्या कहता है? मैंने कहा है ना जिसकी रिपोर्टिंग अच्छी है उसका ऑडिट अच्छा है। मैं हल्फिया कह रहा हूँ कसम खा के, किसी जगह पे मैंने तो ऑब्जर्व भी करते हैं ना मार्केट को, किसी जगह पे रिस्क हुआ ही नहीं है। किसी जगह पे रिस्क हुआ है तो एक क्लास में हुआ है, किसी का बाप भी नहीं पिक कर सकता। मतलब मैं तुम्हें लिटरली बता दूं, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 15 नंबर का सवाल आता है, इसको आखिर में करवाओगे तो लग गया बच्चे के। रिस्क असेस ही नहीं होगा तो रिस्पॉन्सेज कैसे करोगे? भाई रिस्क के अगेंस्ट में रिस्पॉन्सेज होंगे ना, रिस्क ही नहीं पता तो रिस्पॉन्स निकाल पाओगे? मजे की बात है, रिस्पॉन्सेज भी आखिर में कराए जाते हैं, वो भी 15-20 नंबर। तो ये 30 नंबर तो सीधे सीधे हैं, और रिपोर्टिंग भी 15 नंबर का आता है। टोटल कितने हो गए? 45 पक्का तुम्हें पता है पेपर में आना है, और इस एरिया से आना है, तो क्यों उसको रिस्क हैश नहीं करके जा रहे हो? जरा एक बात बताओ, तुम्हें IFRS 15 ये कहता है कि रेवेन्यू, बाबू बातें नहीं इधर इधर, पप्पू बातें नहीं इधर सुनो, मैं ये कह रहा हूं कि IFRS 15 तुम्हें एक चीज सिखाता है, वेन एवर देर आर डिफरेंट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस, तो जब जब जो सेटल होगी तब तब रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा। पक्की बात है। चले मैं वापस से कह रहा हूँ सर, अगर फॉर एग्जांपल अगर एक कॉन्ट्रैक्ट है, उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डिफरेंट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, तो जो जो सेटल होगी उसके अगेंस्ट क्या बुक होगा? रेवेन्यू। मुझे ये पढ़ के समझ आ रहा है कि एक तो मुझे नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट मिलता है, ऐसा ही है, और दूसरा मैं ऑन गोइंग मेंटेनेंस सर्विसेज भी देता हूँ। तो क्या देयर इज अ रिस्क, समझने के लिए कह रहा हूँ सिर्फ, हाँ, देयर इज अ रिस्क कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटल ना हुई हो फिर भी रेवेन्यू रिकॉर्ड हो गया हो? ये रिस्क मैंने थोड़ी ना सवाल में दिया हुआ है। भाई जब मैं किसी क्लाइंट पे जाऊंगा मैं देखूंगा उसका स्टेज ऑफ कंप्लीशन पे रेवेन्यू रिकॉर्ड होता है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ मे बी देयर इज अ रिस्क कि वो स्टेज ऑफ कंप्लीशन ही गलत निकाला गया हो? तो ये यहीं पे दिया हुआ है ना। और जो मुझे 5% सिक्योरिटी डिपॉजिट मिल रहा है और वो नॉन रिफंडेबल है, तो सुनना मेरी बात, इसको क्या करना चाहिए? लायबिलिटी में रिकॉर्ड होना चाहिए, हाँ या नहीं? फिर क्या होना चाहिए? अच्छा जी, डिपॉजिट प्रायर टू द कंप्लीशन ऑफ बिल्डिंग। सुनना मेरी बात, प्रायर टू कंप्लीशन ऑफ बिल्डिंग। अब सुनना मेरी बात, देखो क्या क्या रहा है। कस्टमर हु विश टू परचेज अ प्रॉपर्टी आर रिक्वायर्ड टू प्लेस एन ऑर्डर एंड पे a 5% non-refundable deposit prior to the completion of building। पर एक चीज याद रखना, ये जो कंप्लीशन से पहले की चीज है तब तक तो लायबिलिटी रहेगी जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता। भाई सीधी सी बात है, अगर मुझे एडवांस मिल रहा तो मैं क्या करूंगा? कैश डेबिट लायबिलिटी क्रेडिट, दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी। क्या कहलाती है? अब सर ये तो हमें याद ही नहीं है, कोई बात नहीं, याद हो जाएगा, हौले हौले स्लो स्लो सीखेंगे। सर मुझे एक बात बताओ, क्या देयर इज अ रिस्क, सुनना, मैं अगर मैं अंग्रेजी लिखूं ना, 7 साल ड्राफ्ट करो, मेरे 7 साल ड्राफ्ट करो सर,
इधर आ जाओ, कोई मसला नहीं, फैक्टर में कहां से उठाऊंगा? अच्छा, पहला मैंने रिस्क उठाया है, रिस्क इन रेवेन्यू रिकॉग्निशन, ऐसा ही है, रिस्क इन रेवेन्यू रिकॉग्निशन। हम सीख रहे हैं एक एक करके, आगे तुम्हें करना है, सही है जी? हाँ, अब सुनना, कंपनी इन्वॉल्व इन कंस्ट्रक्शन एंड प्रोवाइडिंग, क्या प्रोवाइड करती है? एनुअल मेंटेनेंस सर्विसेज। तुम कहते हो ड्राफ्टिंग मुश्किल है, भाई ये मैंने अपनी जेब से थोड़ी ना लिखा, ये कहां से उठाया है? सवाल से उठाया, रिस्क ही है ना, ये रिस्क क्लाइंट पे भी मौजूद होंगे, सवाल में भी मौजूद होंगे, तुमने खाली पिक किया है। चलिए जी, कंपनी इन्वॉल्व है इस चीज में, देयर इज अ रिस्क दैट रेवेन्यू might have been recorded not based on settlement on performance obligation। यानी क्या मैं अपने एग्जामिनर को ये बता रहा हूं कि कंपनी इन्वॉल्व है किसमें? कंस्ट्रक्शन में और प्रोवाइडिंग एनुअल मेंटेनेंस सर्विस। भाई कंस्ट्रक्शन और एनुअल मेंटेनेंस सर्विस दो अलग अलग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस हैं। तो क्या ये रिस्क है कि रेवेन्यू रिकॉर्ड हो चुका हो, माइट हैव बीन रिकॉर्डेड, नॉट बेस्ड ऑन सेटलमेंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन? यानी मैं ये कह सकता हूं कि रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंस्ट्रक्शन के लिए स्टेज ऑफ कंप्लीशन पे होनी चाहिए। जैसे जैसे प्रॉपर्टी कंप्लीट होगी वैसे वैसे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होता रहेगा। अब तुम बोलोगे सर हम इतना डिटेल में लिखे, नहीं, इतना डिटेल में लिखने की नीड नहीं है, तुम्हें इसको खाली एक आइडिया देना है कि तुम्हें इतना पता है कि इसमें रिस्क ये है कि कंस्ट्रक्शन का रेवेन्यू किस बेस पे होना चाहिए? स्टेज ऑफ कंप्लीशन के बेस पे। एनुअल मेंटेनेंस सर्विस के किस पे होना चाहिए? जैसे जैसे सर्विसेज प्रोवाइड करूंगा। तो ऐसा तो नहीं हो भाई, ऐसा हो सकता है ना, मैं हो सकता है क्यों कह रहा हूं? अभी शक है, पर सिर्फ मैं ये लिख के तो बता सकता हूँ ना कि देयर इज अ रिस्क कि रेवेन्यू माइट हैव बीन रिकॉर्डेड नॉट बेस्ड ऑन सेटलमेंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। ऐसा तो नहीं है कि बिला वजह उसने रेवेन्यू रिकॉर्ड कर दिया और परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटल ना हुई हो। तो तुम उसको वेरीफाई कैसे करोगे? प्रोसीजर परफॉर्म करके। प्रोसीजर मैं ऐसे ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ। प्रोसीजर परफॉर्म करोगे, तुम क्लाइंट को बोलोगे जरा दिखा दो रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज किया तुमने। क्लाइंट तुम्हें बोलेगा इतने परसेंट बिल्डिंग कंप्लीट थी, टोटल प्राइस से मल्टीप्लाई किया, रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया। वो बोलेगा अच्छा बताओ किससे तुमने वेरीफाई कराएगा? वो बोलेगा किसी एक्सपर्ट से। मैं बोलूंगा एक्सपर्ट की रिपोर्ट दिखा दो। एक्सपर्ट की रिपोर्ट देखी, उसने कहा भाई 60% कंप्लीट है, उन्होंने रेवेन्यू रिकॉर्ड किया था 80% का। क्या मैं बोलूंगा रिवर्स करो? कितना परसेंट? 20%। पर ये बात समझ आती, यही तो रिस्क है। इसी के अगेंस्ट में क्या परफॉर्म करूंगा? प्रोसीजर। फिर मैं बोलूंगा भाई आपने एनुअल मेंटेनेंस सर्विसेज का रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करना है? सर्विस। अच्छा, मैं एक बार एक काम करूंगा, मैं बोलूंगा तुमने सर्विस प्रोवाइड की है? वो बोलेगा हाँ। मैं जिसको सर्विस प्रोवाइड की थी ना उसको एक कंफर्मेशन भेज दूंगा लिख के। मैं बोलूंगा भाई हमें डायरेक्टली बता दो क्या इतने की सर्विसेज मिली तुम्हें? वो अगर बोलेगा हाँ, तो मैं क्या बोलूंगा? बिल्कुल ठीक है। अगर वो बोलेगा ना, तो क्या करूंगा? रिवर्स करा दूंगा। तो दैट मीन्स कि क्या वेरिफिकेशन या रेवेन्यू रिकॉर्ड होना चाहिए कैसे? जब जब परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन क्या होती है? सेटल। क्या मैं कह सकता हूँ इस सवाल में ये रिस्क था मेरे पास कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटल ना हुई हो फिर भी रेवेन्यू रिकॉर्ड हो गया? इसमें एक और रिस्क है, इसी में जो 5% सिक्योरिटी डिपॉजिट मिला है वो होना चाहिए रिकॉर्डेड एज लायबिलिटी। क्या ऐसा हो सकता है उसने इसको रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया हो, हाँ या नहीं? खाली इसकी ड्राफ्टिंग करके तो ये कैसे लिखोगे? तो ये इंग्लिश कहां से लाओगे सवाल में से? खाली इसको किससे कनेक्ट करोगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रेवेन्यू लाइन आइटम से लिख के बताओ मुझे, फिर देखते हैं। नॉन रिफंडेबल लायबिलिटी इसलिए मेरा बच्चा क्योंकि देखो लायबिलिटी वो तब तक रहेगी जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता। नॉन रिफंडेबल ये है ना कि वो अभी नहीं मांग सकता मुझसे, पर ऐसा तो नहीं है ना कि मैंने उसने पैसे जमा करा, मैंने उसको काम ही नहीं किया, बोलूंगा निकल ले कट ले। ऐसा तो नहीं है ना। नॉन रिफंडेबल इनकम बनेगा, पर कब बनेगा? जब काम कंप्लीट हो जाएगा।
सही है। तो रिफंड होगा ना। नॉन रिफंडेबल का इस मतलब ये है कि अभी मैं वापस नहीं करूंगा पैसे, एक बार आ गया खत्म। अब सामने वाला भाग गया तो उसकी गलती। सही है। इसकी एग्जांपल ये दूंगा, अगर मैंने फ्लाइट की बुकिंग कराई है कहीं मैंने, तो मैं वहां पे सिक्योरिटी डिपॉजिट रखवा देता हूँ। सही है। अब अगर मैंने आगे की किस्तें नहीं दी तो मेरे पैसे गए। रिकॉर्ड नहीं करते कैसी बात कर रही हो? कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी आती है ना। देखो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया तो सामने वाले की जो पैसे हैं वो गए। सही है। इसमें तो मैं रिसीवर हूँ। मैं रिसीवर हूँ ना, तो मैं तो लायबिलिटी रखूंगा तब तक जब तक मैं परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटल नहीं करता। काम तो करके दूंगा ना। अब उसने पैसे वो लेके खड़ा हुआ दरवाजे पे, नॉक नॉक, भाई ये लो मेरी किस्त ले लो, तुम बोलो नहीं चाहिए, तब तो तुम्हें वापस करने पड़ेंगे ना पैसे। इसलिए कह रहा हूँ कि देयर इज अ रिस्क कि उसने इस लायबिलिटी को क्या किया, वो इनकम रिकॉर्ड किया वो। लिख लिया। भाई ऑनलाइन में तुमने कंपनी रिसीव, अच्छा अवेश ने लिख दिया। फराज तुम भी लिख के दिखाओ, बाकी बच्चे भी लिख के बताओ। अवेश ने लिखा है कंपनी रिसीव 5% नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट एंड देयर इज अ रिस्क दैट कंपनी माइट हैव रिकॉर्डेड इट एज इनकम इंस्टेड ऑफ लायबिलिटी। का सही लिखा है इसने। परफेक्ट ड्राफ्टिंग की है इसने। तुमने क्या लिखा है? वेरी गुड यार। तुमने वेरी गुड यार, आपने भी यही लिखा है। हाँ जी। बस ये लिख दिया। कंपनी रिसीव, ये कौन लिखेगा यहाँ से? कंपनी रिसीव 5% नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट। पूरा लिख के बताना है ना। वेरी गुड अवेश, वेरी गुड मोहम्मद महात। और हम कह रहे हैं देयर इज अ रिस्क दैट द कंपनी माइट रिकॉर्डेड डिपॉजिट एज लायबिलिटी अगेंस्ट विच द कंस्ट्रक्शन नॉट स्टार्टेड। गलत। आराम गलत। ये रिस्क ही नहीं है कि लायबिलिटी रिकॉर्ड हुई होगी। रिस्क क्या है? रेवेन्यू रिकॉर्ड किया होगा। कंपनी का फायदा सोचो। फराज कह रहे हैं कंपनी रिसीव 5% नॉन रिफंडेबल लायबिलिटी, कंपनी माइट हैव रिकॉर्डेड रेवेन्यू इंस्टेड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी। जी। वेरी गुड यार, मतलब तुम सोच रहे हो कभी किसी क्लाइंट पे जाओगे तो तुम्हारी सोचने की डायरेक्शन ही यही होनी चाहिए कि इसने कहीं ऐसा तो नहीं है इस लायबिलिटी को क्या रिकॉर्ड किया वो रेवेन्यू। तो तुम्हारी वेरीफाई करने का तरीका भी वही होगा। एग्जाम्पल लो उस बंदी की। अगर उसका तरीका ये होता कि उसको रिस्क असेसमेंट हुई भी होती तो उसके दिमाग में ये पहले से ही होता कि 3 महीने की इनकम रिकॉर्ड हो गई थी, जबकि होनी नहीं चाहिए। ये बात समझ आ रही है? तो यहाँ पे भी हमारी डायरेक्शन यही है। अगर डायरेक्शन ही नहीं है मेरे सेंस को तो मैं ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म नहीं कर सकता। आपने क्या लिखा? वेरी गुड, मतलब माइट लिखा है इसके साथ। ओके जी। अच्छा जी, अब एहसान अहमद रजा कह रहे हैं भाई कंपनी ऑल्सो रिक्वायर्ड a 5% non-refundable deposit from customer prior to the completion of the building, which should be recorded as contract liability. However, there is a risk that such deposit might be recorded as revenue. बिल्कुल सही लिखा हुआ है, मतलब ये तो चीज पे हो गई। चलें, सबने ये सुन लिया, सबने ये लिख लिया, जरा मुझे ये लिख के बताओ। द फाइनेंस डायरेक्टर स्टेटेड that there was a problem in April in mixing of raw material within production process, which resulted in large batch of cola product tasting different। यानी सर हम जब मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ये दूसरा डिवीजन है, हम जब मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उसके अंदर मिक्सिंग के बाद एक प्रोडक्ट बनता है हमारा, उसमें हो गई थी प्रॉब्लम। माइट बी अ रिस्क ऑफ रॉन्ग वैल्यूएशन। वो तो ऊपर लिख दिया ना महा भाई, वैल्यूएशन वाला लिख दिया ना ऊपर, स्टेज ऑफ कंप्लीशन वाला। अभी यही तो तुम्हें पूछना है मैंने। A number of these products, जानिए इधर देखो, a number of these products were sold. However, due to complaints by customer about the flavor, no further sales of these goods have been made. Please write order risk against this. कोई डिस्कस नहीं करेगा, आपस में लिख के बताओगे और फिर आखिर में मुझे सुनाओगे। जल्दी देखो कहाँ रिस्क के कौन से लाइन आइटम पे है, बताए बगैर खुद लिखना है। जब भी तुम रिस्क रीड करो ना, पहले दिमाग में बनाओ कहाँ हिट होगा फाइनेंशियल्स में, तो फिर तो यहाँ से उठा के कनेक्ट कर ही सकते हो। और रीड करते करते एक बात बताओ, क्या अभी भी थ्योरी में से कुछ आया है?
या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, हाँ ना। तेरे को थ्योरी तो आती नहीं है। ये अभी FAR 1 वाला नहीं है, अभी तो देके आया नशे ही, तो तेरा पास हो गया था। तो क्या, साथ साथ बताता रहूंगा मैं। कौन सा बोला माहिर मैंने? मैंने खाली ये रीड किया था अभी, ये वाला। करिश्मा, ये मुझे नहीं पता, आप लिखें, पूरा लिखें फिर मुझे बताएं। एक पॉइंट नहीं, कॉन्फिडेंटली पूरा ड्राफ्ट करके दो मुझे। प्रोडक्शन प्रोसेस, वेरी गुड यार राम, लिख लिया। सुनाओ सुनाओ सबके सामने। अरे सीरियसली, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं है, बोलो। अच्छा, इसमें मैं बताऊं, एक चीज सही लिखी है आपने, एक चीज गलत लिखी है। इसमें रेवेन्यू का मसला ही नहीं है। कहाँ लिखा हुआ है सेल्स का? देखो, अब तुम लोग, पता है यही तो गेम है। अब सुनो सुनो, यही तो गेम है। उसने सवाल में हिंट किसकी दी है कि इन्वेंट्री का मसला है? किसका मसला है? इन्वेंट्री की मिक्सिंग में प्रॉब्लम है, सुनना। इन्वेंट्री की मिक्सिंग में क्या है प्रॉब्लम है? अब उसने पूरी कहानी इन्वेंट्री पे रखी है। अब हम, हमारा दिमाग पता है क्या, प्री कंसीव माइंड है हमारा। हम बोल रहे हैं जो रिस्क पहले आया ना, जबरदस्ती तो सवाल में घुसाओ ताकि मार्क्स मिले। नहीं, कंसाइज, देखो मेरी बात सुनो ना, इसमें सेल्स का कहाँ मसला लग रहा है आपको? A number of these products was sold, बेचा है। Due to complaints by customer about the flavor, no further sales have these goods. देखो सुनो, आप गेम देखो प्लीज। सेल्स ओवरस्टेट नहीं हो सकती इस सवाल में। अब सुनो क्या कह रहा है, नो फर्दर सेल्स ऑफ, वो खुद बता रहा है तुम्हें कि हमने इसको बेचा ही नहीं है, तो इसमें सेल्स की ओवर स्टेटमेंट का मसला नहीं है। अभी देख लेते हैं जानी, मैं रीड कर लेता हूँ, कोई मसला नहीं है, फटा नहीं करो। द फाइनेंस डायरेक्टर स्टेटेड that there was a problem in April in the mixing of raw material within the production process, which resulted in a large batch of cola product tasting different. अभी सुनो मेरी बात। देखो मैं कह रहा हूँ, मैंने एक चीज बनाई, उसको चख के देखा, अमान, कड़वी लगी। सही है? नहीं, कोला मतलब कोको कोला थी, पता नहीं मीठी नहीं थी, कड़वी लगी। मैंने बोला चल भाई, ऐसे ही रख, मैंने कुछ गुड़ उठा के बेच दिए, उसमें कंप्लेन आ गई। सही है? और वो बोल रहा है इसमें से उसके आगे मैंने उसको बेचा ही नहीं है। मुझे बताओ, हाँ, वो जो बिक गया तो बिक गया, उसमें कोई, देखो रेवेन्यू की ओवर स्टेटमेंट का मसला कब हो, सुनो। नहीं सुनो, एक एक करके बता रहा हूं ना जानी। रेवेन्यू की मेरी जान ओवर स्टेटमेंट का मसला तब होगा जब रेवेन्यू पे इंडिकेशन होगी, कस्टमर आ जाए, मुझे मार्केट में बेचने का मौका ही नहीं मिल रहा हो। सही है ना? ये सारी चीजें इफेक्ट करेंगी, जो मैं चीज कर रहा हूँ वही बंद हो जाए। मैं कह रहा हूँ उसमें तो मेरे मल्टीपल ऑपरेशन है, इसमें मेरे ख्याल से उसकी सेल की इंडिकेशन नहीं है। फिर इसमें आपको अजम्पशन लिखनी पड़ेगी। पता है अजम्पशन क्या लिखोगी? वी थिंक दैट, कि सिर्फ यही काम में इन्वॉल्व है और ये तबाह बर्बाद हो गया और अब आगे काम नहीं कर सकता। सही है? डायरेक्शन पकड़ो सवाल की। जी अमान, तू छक्का। अच्छा, अबे वो छोटी चरस, उसको पता था कि, उसने बोला अप्रैल में मिक्सिंग में मसला हो गया था। है? वो बाद में मेरी जान, वो उसको पता है कि पहले से ही अप्रैल में मिक्सिंग में मसला हुआ था, फिर मैंने उसको बेचा है नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। देखो क्या कह रहा है, हमने बेच के ट्राई किया, बेच के ट्राई करने के बाद कंप्लेन्स आई उसके फ्लेवर में, हाँ, और उसके बाद से ये गुड्स नहीं बिके। अब एक एक करके सबको, हाँ। देयर माइट बी अ रिस्क ऑफ एनआरवी, बिल्कुल सही कह रहे हो जी। हाँ हाँ, ये अच्छी बात है, ये बात है ना। देखो, एक अच्छी बात है, ये रिस्क बेशक लिख सकते हो इसके अंदर कि देयर इज अ रिस्क दैट एंटिटी ने सेल्स रिटर्न को सही अकाउंट फॉर नहीं किया हो, ये रिस्क हो सकता है। पर ये नहीं कह सकते कि रेवेन्यू को ओवरस्टेट किया हुआ होगा। बस कर। हाँ जी, एक एक करके जी। कोई सवाल? अच्छा जी जानी, जल्दी बताओ, रीड करो। पहले एक एक करके हसान अहमद का पूछ लेता हूँ। हसान अहमद कह रहे हैं, सिंस लार्ज नंबर ऑफ कोला आर टेस्टिंग डिफरेंट which does not meet the standard of customer, so there is a risk that the inventory might not be correctly valued at
लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। क्या सही लिखा है इसने? यस सर, क्योंकि इसमें मसला अपेरेंटली किसका लग रहा है? इन्होंने आउट ऑफ द वे जाके एक अच्छा रिस्क निकाला, क्या? सेल्स रिटर्न वाला। और ये बनता है, और बेसिकली बनता यही है, रेवेन्यू के ओवर स्टेटमेंट का रिस्क नहीं बनता, क्यों? हमने जो सेल्स रिटर्न है उसको सही अकाउंट फॉर नहीं किया होगा, ये बेस्ट चीज है। तुम लोगों ने क्या लिखा? वेरी गुड यार। अच्छा जी, बिल्कुल, अभी हम खाली लिख लेते हैं, तो मुझे ड्राफ्ट करवा दो ये इन्वेंट्री का रिस्क। अच्छा सुनना मेरी बात, क्या मैं लिख सकता हूं? देयर इज अ प्रॉब्लम इन मिक्सिंग, ऐसा ही है भाई? यहाँ पे लिखा हुआ है ऑफ रॉ मटेरियल which resulted in product tasting different. Therefore, there is a risk of overstatement of inventory, as inventory might not have been recorded at lower of cost और NRV, ऐसा ही है। और एक एडिशनल पॉइंट क्या हो सकता है कि देयर इज अ रिस्क दैट कंपनी माइट नॉट हैव अकाउंटेड फॉर सेल्स रिटर्न। यही है भाई, ये कह सकते हो, ये नहीं कह सकते कि रेवेन्यू को ओवरस्टेट किया होगा। बिल्कुल होता है, पर तुम देखो, एक दो अलग अलग चीजें, सुनो सुनो, दो अलग अलग चीजें हैं। एक मैं कह रहा हूँ रेवेन्यू ही गलत बुक किया हो, रेवेन्यू ही ज्यादा बुक किया हो ना, इट्स सेल्फ रेवेन्यू। और एक मैं कह रहा हूँ सेल्स रिटर्न गलत बुक की हो, दो अलग अलग चीजें हैं। सही है? ओवर स्टेटमेंट ऑफ पीपी कैसे? तो मैं फिर यही कह रहा हूँ ना जानी, कि इसमें सेल्स पे इम्पैक्ट नहीं है, सेल्स रिटर्न का इम्पैक्ट है बस, एक कुछ कैश फ्लोज का। कुछ कैश फ्लो से वैल्यू न्यूज पे ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आता। कौन सा? इन्वेंट्री का, वही तो बताया जानी। देखो, सेल्स रिटर्न है और इन्वेंट्री है, दैट्स इट। अच्छा जी, रॉन्ग मिक्सिंग और रॉ मटेरियल, इम्पेयरमेंट का रिस्क नहीं, नहीं हसान अहमद रजा, अभी मैंने ये बताया, इम्पेयरमेंट का मना किया है मैंने, क्योंकि देखो कुछ कस्टमर्स की कंप्लेन आई है, बाकी मैंने बेचा ही नहीं है। सही है? एनआरवी का लॉस है, बाकी कोई लॉस नहीं है। चलें जी सर, ये तो तुम बता सकते हो। बाबू तुम तीनों ने क्या लिखा था? हाँ जानी, इन्वेंट्री वाला लिखा था। देखो, इस पेपर को पास करने की एक ही स्ट्रेटेजी है, लिखना। जितना लिखोगे, प्रैक्टिस करोगे, ये पेपर पास होगा। महात कौन सा पॉइंट दिखाओ लिख के? हाँ जी, लिखा हुआ ना, एज लॉन्ग मिक्सिंग ऑफ रॉ मटेरियल सो देयर माइट बी अ रिस्क ऑफ कुछ मैन्युफैक्चर वाज नॉट प्रॉपर्ली स्टेटेड मोreover द डिफेक्टेड इन्वेंटरी, मगर इन्वेंटरी। बिल्कुल सही है महात। हाँ भाई, इसमें तो कंपटीशन भी है। ईगल हैज एक्सपीरियंस इंक्रीज कंपटीशन। सेलिंग प्राइस कम करने से मार्जिन कम होते हैं। लिखो लिखो लिखो, मैं तो लिखो, लिखो, लिख के बताओ। जी, वो बोल रहा था फाइनेंस, ये आखिरी वाली, आखिरी वाली कह रहा है, फाइनेंस डायरेक्टर कह रहा है मुझे नहीं लगता कि इसके अगेंस्ट में प्रोविजन बनना चाहिए।
देखो सामने वाला जो भी कह रहा है, अब अप्लाई करो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। क्या? अरे नहीं, मैं कह रहा हूं एक चीज में सेल हो ही नहीं रही है तो वेरीफाई क्या करोगी? एक चीज है, सुनो, एक चीज हो ही नहीं रही सेल लास्ट वाले केस में, तो मैं वेरीफाई क्या करता? वो तो तुम्हें पूरी सिनेरियो देके फाइनेंस डायरेक्टर आखिर में क्या कहला है, अपना ख्याल, उसमें ख्याल नहीं था, उसमें असल में वाकया था वो, ये ख्याल बयान कर रहा है। सुनो सुनो सुनो, अरे यार मैं लास्ट क्वेश्चन खोल के दिखा देता हूँ, अब देखोगी। ड्यू टू कंप्लेन बाय कस्टमर बट ऑफ नो फर्दर सेल्स ऑफ दीज गुड्स हैव बीन मेड, वो कह रहा है आगे सेल ही नहीं हुई है ना, ये वाकया, ये अपना ख्याल नहीं है, असल वाकया है। सही है, ये क्या है? ये ओपिनियन है। अब आपको एक्सेप्ट करना है इसका, आप देखेंगी, नहीं करना आप देखेंगी, क्योंकि यू आर ऑडिटर, यू नीड टू मेंटेन प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। और प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म कैसे मेंटेन करोगे? ऊपर की चीजें रीड करने के बाद। अमान लिख लिया? बेटा ये तो सुनाया होगा, तूने गलत लिखा ना इसमें एक भी वर्ड। एग्जैक्टली exactly. हाँ हाँ, बोलो बोलो। कॉस्ट को अंडरस्टेट। देखो सेलिंग प्राइस कम करने का मतलब ये है कि आपकी एनआरवी का रिस्क है, कि ऐसा नहीं हो कि इतनी प्राइस कम हो जाए आपकी कि आपकी कॉस्ट पे जो एनआरवी है वो उससे भी नीचे आ जाए और आपने वो लॉस बुक नहीं किया एनआरवी का। ये रिस्क होता है। सुकून से सोचोगे तो ना, हर चीज में हर रिस्क नहीं घुसाते। इसको भाई मैं तुम्हारी जगह होता ना, मैं हाईलाइट करता, एक एक करके ब्रेक करता, इससे ये रिस्क जा रहा है, इससे ये रिस्क जा रहा है। तो लाइन डाल देना। हर जगह मैं नहीं आऊंगा बाबू। जी। तो ये बोल रहा है ना, वो बोल रहा है मुझे नहीं लगता कि बनना चाहिए। हाँ तो हमें रिस्क है ना। तुम लोगों को एग्जाम में सवाल देगा, तुम तो बुलाओगे, बोलो एग्जामिनर को बुलाओ, ये क्या अंग्रेजी लिख के दिए, उसका सोचा क्या था बनाते वक्त? इंग्लिश सही है बेटा, जब तू पैदा भी नहीं होता ना तब मैंने ड्राफ्ट करना सीखा था चीजें। भंगी। जी। तेरे को नाम पता है तेरा असली? इसके स्कूल से कभी कंप्लेन आते थे ना, बोलते थे अब्बू को एनआईसी लेके आना, मेरा गायब होता था। हाँ। फराज अहमद ने लिखा है भाई, जल्दी लिखो जानी, लिख के बताओ ड्राफ्टिंग। फराज जानी आगे भी तो लिख ले एक ही ये। फराज एक ऐसा कंसिस्टेंट बंदा है हमारा भाई, जिसे एफर्ट वाले तो जानते होंगे इसको। पूरे सवाल में जो पिछले सवाल का रिस्क था ना, वो हर सवाल में निकाल के बैठ जाता है, बोलता है, बाकी आगे काम नहीं करूंगा, क्योंकि वो तो मिल ही जाता है उसको। इस सवाल में क्या इन्वेंट्री का मसला है? हाँ। कैसे पता? बिल्कुल, अपनी सेलिंग प्राइस क्या कर रहा है वो, रिड्यूस करता जा रहा है, तो लो प्रॉफिट मार्जिन की वजह से ऐसा हो सकता है कि जो आपकी कॉस्ट है वो ज्यादा और प्राइस क्या हो जाए,
और मैं हो जाए इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे शक है। बाकी भी लिख लें। देखो यार, रिक्वेस्ट सबसे ये है कि ये पेपर लिख के ही पास होगा, इसलिए हाथ के हाथ प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। जल्दी जल्दी गोली। पास पेपर साथ साथ कराऊंगा। जितने भी इसके पास पेपर हैं सारे क्लास में होंगे। ऐसे ही आते हैं। मतलब मुश्किल क्या, मतलब समझा हुआ है तमीज से तो मुश्किल नहीं है ये। कुछ भी नहीं होता यार, मैंने अपने सवाल ऐसे बनाए हैं वो उससे मुश्किल है। हम्म। कौन आएगी? अच्छा, मैनुअल कब आएगा? मैनुअल कब आएगा ये ऑडिट का? देखो सर अहमद का तो वो कंपाइल हुआ है। सही है ना। मेरा असल में मसला ये है कि मेरे सवाल आगे पीछे होते रहते हैं, अपनी सीक्वेंस चेंज करता रहता है। तो मैं क्या करूंगा, हर टॉपिक वाइज मैनुअल दूंगा, मतलब बुकलेट बना के दे दूंगा। अगर एक टॉपिक की तैयारी करनी है ना तो वो मैं अगली क्लास में प्रिंट दे दूंगा ना, अभी तो सवाल कर रहे हैं। जब रीड करवाऊंगा ना तो एक साथ दे दूंगा वो सवालों के साथ। सही है। हाँ भाई। पबलू, रीड कर। क्या लिखा है? और कौन सा? नहीं, तुमने एक एक तुमने रिस्क लिखा है, ओवर स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू का, ड्यू टू कंपटीशन, ऐसा ही है? अच्छा, फिर दूसरा इन्वेंट्री का रिस्क लिखा है, अकाउंट रिसीवेबल का और इन्वेंट्री का। भाई ये हमारे भाई कह रहे हैं सर सवाल में 3 रिस्क हैं। चलें जी देखते हैं। अब पहले एक हसान भाई हमारे कह रहे हैं there's a risk in there's an increase in competition, so there's a risk that revenue might be overstated. Very good, ये तो सही है। There's also decrease in selling prices of products, so there's a risk that inventory's overstated prices may be lower than cost. क्या लिखा है वैसी? वेरी गुड यार। Due to increased inventory holding, there's also a risk that some of the inventory might become obsolete, which may not be recorded. चलो ये नया लाया मंजन। Since provision is not made, so there's a risk that better expense might not be recorded correctly. चलो सही है, इसने अपना आइडिया कन्वे कर दिया एग्जामिनर को, उसको पता लग जाएगा। मोहम्मद आसिफ अली कह रहे हैं ड्यू टू इंक्रीज कंपटीशन ईगल डिक्रीजेस द सेलिंग प्राइस ऑफ इट्स प्रोडक्ट इन ऑर्डर टू मेंटेन इट्स करंट लेवल ऑफ सेल्स, so there might be a risk of overstatement of revenue and understatement of NRV loss, overstatement of PP। ये हमारा भाई कैसा शान है, इसने एक फैक्टर उठाया, ठट 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 3 लाइन आइटम से लिंक कर दिया। किया भी सही है, पर ये भी बताओगे पीपी की ओवरस्टेटमेंट का रिस्क क्यों होगा? क्योंकि वैल्यू इन यूज माइट बी लोअर देन कैरिंग अमाउंट। ये पूरा लिख के बताना भाई प्लीज, लिखा सही है पर उसको जस्टिफाई भी करना। आ जाओ एक एक करके देखते हैं। हाँ भाई, इंक्रीज इन्वेंट्री लेवल गिव राइज टू द रिस्क ऑफ overstatement of inventory as it indicates the company is having difficulty in selling its, due to which it has decreased its, therefore there is a risk that the inventory might not have been recorded at lower of cost। और जरा मुझे इतना बताओ कितने लोगों ने इससे मिलता जुलता आइडिया कन्वे किया है? वेरी गुड, मतलब देखो सब आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह एक एक पेज पे आएंगे। यानी तुम दोनों ने ये लिखा था, फिर लिखा था ना, चलो सही है। बाकी सब मैच हो गए थे। मैं तभी छोटे छोटे चंक्स करवा रहा हूँ ताकि सब एक पेज पे आओ, फिर हम पास पेपर पे उतरेंगे। चलें जी, एक और। इम्पेयरमेंट ऑफ रिसीवेबल की कस्टमर इज फेसिंग फाइनेंशियल डिफिकल्टीज। क्या हमारा कस्टमर की कस्टमर का मतलब ये है कि उससे उधार भी ज्यादा होगा? हाँ, गोइंग कंसर्न में सिखाई ही नहीं है मेरी जान, वो बहुत आगे की चीज है। सही है। गोइंग कंसर्न तो मैंने सिखाया ही नहीं है, वो तो बड़ी मजे की चीज है, आगे वो बाद में सीखेंगे। एन अप्रोप्रिएट पोजीशन अगेंस्ट रिसीवेबल। अच्छा आप बताओ कितने लोग ऐसे हैं, जानी साहब, जितने लोगों ने ये आइडिया कन्वे किया रिसीवेबल का? ये किया था? चलें जी, यही है। और कुछ बचा? प्रोविजन की बात कर रहे हो तो बैड डेट्स भी तो उसी के अंडर ही अकॉर्डिंगली आ गया ना। सही है जी। अच्छा जी, अब आ गया सर ये। जी, वो लिखा ना मैंने, आया ना, लिखा तो सही। ओवर स्टेटमेंट रेवेन्यू बिल्कुल है।
अरे कंपटीशन आएगा तो आई विल बी स्ट्राइव टुवर्ड्स इंक्रीजिंग माय रेवेन्यू। मैं फिर भी फेक सेल्स तो बुक कर सकता हूँ ना, इसलिए कह रहा हूँ मैं। सही है, रिस्क लिखना ये बुरी बात नहीं है, ये वाली इस वाले केस में, क्योंकि कंपटीशन की बात थी, एक फैक्टर था उसके अंदर। सही है। सेम है। हाँ पीपी पे मैं ये तो कह रहा हूँ, तुमने पीपी देखो, पीपी रेवेन्यू इन्वेंट्री तीनों रिस्क थे इसमें। पीपी का ऐसे कि कैश फ्लो कम हो जाएंगे ना आपके। हाँ मैं तुम्हें कह रहा हूँ, तुम लोगों ने सही लिखा है जिसने लिखा है पीपी का। जानी पप्पू यार इधर। नहीं नहीं होमवर्क नहीं भाई, क्या हो गया। Firm has been appointed for the audit of Shaka Limited for the year ended 30 September 2020. Shaka supplies online entertainment services all over Pakistan and will soon launch a new service. Please sunna. Few months ago, a competitor, Kaka Limited, has entered into a market due to low barriers of entry, and majority of the customers Shaka was dealing has shifted to Kaka, with more customers switching in the next 2 years. बोला है, अभी तो गया गया, आने वाले सालों में और जाएगा इसके बाद। In a recent meeting, CFO of SL told you that despite of facing such difficulties, they have managed to earn a great profit and their revenue was above their expectation. बोला वाह भाई वाह, एक तो कंपटीशन आया, कस्टमर जा चुके हैं, फिर भी मैं आपको कह रहा हूँ सर, रेवेन्यू हमने 200% कमाया है। वेरी गुड सर। अच्छा अगर तुमने अंडरस्टैंडिंग नहीं ली होती इन चीजों की कि सारे कस्टमर भाग चुके हैं वहां पे, तो तुम तो बोलते चले सर ये इनवॉइस आ रही है, पकड़ 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 वेरीफाई हो गया। क्या देयर इज अ रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू। अबे बोलने तो दे, आगे आगे आऊंगा ना। क्या देयर इज अ रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू। अच्छा ड्यू टू रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू, अगर मेरे रेवेन्यू कमाने में मुझे डिफिकल्टी हो रही है, तो क्या मेरे फ्यूचर कैश फ्लो में भी डिफिकल्टी होगी। अगर फ्यूचर कैश फ्लो में डिफिकल्टी होगी तो देयर माइट बी अ रिस्क दैट पीपी माइट हैव बीन इंपेयर्ड एंड वैल्यू इन यूज माइट बी लोअर देन एक्चुअल कैरिंग अमाउंट। सही है भाई, ये बात समझ आ रही है। चलिए जी आगे। एसएल हैड लॉन्ग आउटस्टैंडिंग डेटर्स and the credit department of SL is unable to recover their dues. So क्या there's a risk that company might be facing difficulties in recovery of their debt. So there's a risk of overstatement of receivable and appropriate provision might not have been recorded. समझ आती है बात। देखो यार, घुमा फिरा के ना अंग्रेजी चेंज करेगा, रिस्क फैक्टर्स वही रखेगा। सबसे ज्यादा गेम पता है किसमें होता है, जब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के एनालिसिस होंगे, उसमें तो गेम ही अलग है जी। किसमें इन्वेंट्री का। वो तो ऑनलाइन एंटरटेनमेंट सर्विस है ना, सर्विस की कौन सी इन्वेंट्री होती है। सर्विस तो मतलब बस। सही है। इधर जानी पप्पू इधर, आखिरी चीज इधर देख लो भाईजान। हाँ जो तेरे साथ होता है इधर। जानी प्लीज यार, ये करके दिखा दो, मार्च 2020 का सवाल है, लिख दो 8 मार्क्स। 8 मार्क्स का है वाकई है। ऐसे 2-3 सवाल आते हैं चिपक के रिस्क के। क्या क्या है वो सर, डिस्कस करें बिजनेस रिस्क दैट एग्जिस्ट इन डीपीएल, आइडेंटिफाई एंड ब्रीफली डिस्कस द फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाइन आइटम। ये क्या कह रही है। हाँ लिंक जो करते हैं वही पूछ रहा है। 8 मार्क्स। नहीं लिखना था, वो रिस्क नहीं होता पंगी। ये कर, नहीं होता यार रिस्क। प्रोफेशनल स्केप में रिस्क, दिमाग खराब है तेरा। वो एक आदत है जो रखनी चाहिए आपको, आदत है। यार ये भाई एक एक मुझे पास पेपर पे ना कोई गुंजाइश नहीं है, लिखोगे एक एक, हाँ हेडिंग डाल के। आई डोंट नो कि क्या करना है, अब करेंगे, मैंने सारी चीजें बताई हुई हैं, तमीज से लिखो, पास पेपर है। हाँ वही रिस्क, रिस्क ही है।
अमान ये सही लिखना है हाँ, या जानी पीछे तुम लोग ही रीड करोगे ये हाँ, सही लिखना है ये। करो, अभी रीड करेंगे। हाँ, अब वो मुझे नहीं पता। तो करो ना, अभी अभी बताना इसमें, देखो ये क्या लिखा हुआ है। हाईली। एटलीस्ट 6 नंबर उठाना है तुमने इसमें से। हाँ रोहन। वो क्या बता रहा है? तो अगर एक ही साथ लिख भी दोगे तब भी क्या मसला है? रिक्वायरमेंट तो पूरी हो रही है ना। नहीं नहीं नहीं, उसी लाइन आइटम ए और बी एक साथ क्या हुआ? अबे यही तो गेम है ड्राफ्टिंग का, कि लोगों बच्चों को पता नहीं होता। बच्चे क्या करते हैं, मार्क्स लेने के लिए रिस्क को अलग लिखेंगे। मैं तुम्हारी जगह होता, रिस्क निकालने होता ना, आउटलाइन करने होते, हेडिंग डाल देता रिस्क की, नीचे कहानी बता देता। हेडिंग डालता नीचे कहानी, तो दोनों रिक्वायरमेंट क्या होती? अभी अभी इसी तरह करते आए हो, अभी भी इसी तरह ही किया हमने। अंडर परफॉर्मिंग। बिल्कुल। पहुंच गया है, जाने तू, वैसे चल रहा था दिमाग। गुड है। वो उन्होंने बनाया वो। हाँ। यार अब वो पानी की बोतल ला दे यार, सुबह 11 बजे से क्लास चल रही है। हाँ फुल ठंडी ऐसी, खतरनाक चिल्ड। ये वाली टफ कंपटीशन, अभी मैंने इंटेंजिबल का बताया था ना, रिसर्च और डेवलपमेंट। हाँ। कितने रिस्क हैं इसमें? आपने कितने निकाले हैं? 4। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने 4 रिस्क निकाले हैं सवाल में? गुड है। ये इंपोर्ट से क्या लगता है? एक्सचेंज रेट, वेरी गुड। अच्छा। किसमें? हाँ बिल्कुल हो सकता है, डिफिकल्टी हो रही है बेचने की। हाँ। इंपोर्ट समझा दूं? इंपोर्ट की तुमने वो क्लास ली थी पहले वाली, शुरू से नहीं? अच्छा, इंपोर्ट में मैंने ये कहा था, जब भी आप कोई चीज इंपोर्ट करते हो ना, तो जो तुम इनवॉइस करता है सामने वाला, वो डॉलर में या अपनी करेंसी में करेगा। तुम उसको अपने पास रिकॉर्ड करोगे, उसको कन्वर्ट करके पीकेआर में, तो एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई करोगे ना। तो ये रिस्क होता है कि उसने एक्सचेंज रेट जो है वो गलत यूज किया हो। तो देयर अ रिस्क ऑफ वैल्यूएशन। बताओ। 1 मिनट जानी, रीड करो।
ड्यू टू इनअप्रोप्रिएट वैल्यूएशन ऑफ। वेरी गुड, बिल्कुल सही लिखा, आगे बताओ। इसलिए कहता हूं कि मैं, सुनो, लिख लिया करो, लिख के ज्यादा अच्छा होता है। कोई मसला नहीं। हाँ जानिए, तुम कुछ कह रहे थे, कोई मसला नहीं, लिख लो पहले। स्टैंडर्ड ये कहता है कि रिसर्च को एक्सपेंस आउट करो, डेवलपमेंट को कैपिटलाइज करो। तो रिस्क ये होगा कि एंटिटी ने सबका सब क्या किया हो, कैपिटलाइज कर दिया हो। बिल्कुल सही है। अंडरस्टैंडिंग सिर्फ ये भी लिख दोगे ना कि उसने कैपिटलाइज कर लिया होगा, बात मतलब वही निकलता है। वेरी गुड या हसान। फराज अहमद भी लिख चुके हैं। कंपनी import raw material of drug A due to which there might be a risk of valuation of payable. सही है। Due to incorrect valuation, due to high competition, there might be a risk of overstatement of sales and understatement of NRV loss due to competition. Research expense सही बता दिया इसने। हाँ जी, हाँ भाई, चलो सोल्यूशन पे जानिए, बताओगे तुम बताओ। ये बीच वाला। हाँ जानिए, सुनोगे सरमा बाबू इसका ये आंसर। वेरी गुड यार, सही है। अच्छा, फाइन्स के साथ साथ एक और चीज लिखोगे। There might be a risk that contingent liability might not have been disclosed. क्योंकि कुछ ऐसा भी हो सकता है कि अभी पक्की नहीं हो पर उसको डिस्क्लोज भी ना किया हो। आगे बताओ। ड्यू टू इनकरेक्ट यूज ऑफ एक्सचेंज रेट। वेरी गुड, बिल्कुल सही लिखा, आगे बताओ। माइट नॉट हैव बीन रिकॉर्डेड। सही है, आगे बताओ। रिसर्च एक्सपेंस माइट हैव बीन। वेरी गुड यार। तो वही तो बोला है, पेनल्टी तभी तो बोला है। अरे केस का मतलब पेनल्टी और कंटीन्यूअस लायबिलिटी का क्यों बोला है मैंने? हाईली रेगुलेटेड एनवायरनमेंट में पेनल्टी, पेनल्टी कौन, केस होगा तो लॉ ही, मतलब जो है अपना कोड, वही पेनल्टी लगाएगा ना। हाँ, तो भाई कंटीजेंट लायबिलिटी सही है, सब कवर है भाई। और कोई बताना चाहेगा? हाँ हमजा, एक एक करके। हाँ सही है। सही है, आगे। There are no margins, so inventory might have not been recorded as lower of cost or earlier due to increased competition. Sales revenue might have been overshot. सही है। Research expense capitalized किया। सही है। एक भावेश भाई कह रहे हैं हमारे GPL is operating highly regulated environment. There might be a risk that appropriate provision against non-compliance might not have been recorded. Very good यार। As new competition emerge in the market, there's a risk of overstatement of revenue and overstatement of inventory. The inventory might not have been recorded at lower of cost or NRV. As GPL main product drug A raw material is imported, there is a risk of incorrect exchange rate might be used in calculation of transactions. ये भी सही है। Due to tough competition, BPL has to incur research expenditure to improve the product. There might be a risk that research expenditure might have been capitalized instead of expense out. यही लिखा है, यही ऐसे ही मिलता जुलता है भाई। कितने लोग हैं जिन्होंने ऐसा मिलता जुलता लिखा है? चलें जी, अब देख लेते हैं, एक एक करके जरा मैच करो। देखो यार, मैं तुम्हें सिर्फ एक चीज सिखाने आया हूं, कॉन्सेप्ट मेकिंग, उसको रिप्रोड्यूस करना। लाजमी नहीं है कि तुम्हारी अंग्रेजी मेरी अंग्रेजी मैच हो, तुम मुझसे अच्छी भी लिख सकते हो, और अगर अच्छी नहीं भी लिख रहे तो आइडिया वो कन्वे करना है। आइडिया कन्वे नहीं किया, ये इशू है। इंग्लिश आगे पीछे उसका मसला नहीं है, ये इंग्लिश का पेपर नहीं है तुम्हारे पास, ये जो कॉन्सेप्ट है ना उसकी कन्वे करना है तुम्हें, दैट्स इट। आ जाओ भाई, जार्गन यूज करना है तुम्हें। हाँ भाई, DPL has to comply with very strict regulation and any non-compliance will result in heavy fines. क्या ये रिस्क है? Financial statement, liabilities may be understated relating to
A contingent liability may not be disclosed in financial relating to any legal action taken by the regulator against DPL. अब ये कोई मतलब ड्राफ्टेड अच्छा आंसर है तो फिर तुम्हारे पास बातें तुमने भी यही कही हैं कि रिस्क ये था, इसका एफएस का लेवल का रिस्क ये था। सही है भाई, लिंकेज ये थी। चलें जी आगे। DPL competitor has introduced a new product which has caused DPL to reduce its, एक बात भेजे में बिठा के रखना, जब भी सेलिंग प्राइस रिड्यूस होगी मार्जिन भी, और जब मार्जिन कम होगा देयर इज अ रिस्क दैट एनआरवी कम हो जाए। आ जाओ देखते हैं क्या कहता है। Since DPL is selling drug at lower margin, its inventory might need to be recorded at lower of cost or NRV. If revenues keep on decreasing, DPL's PP may need to be tested for impairment. आगे जी, DPL has to continuously carry on research project. If the criteria for development costs or intangible assets had not been met, research costs might be inappropriately recorded as, देखो मेरा ये कहना कि रिसर्च कॉस्ट इनअप्रोप्रिएटली डेवलपमेंट में कैपिटलाइज हो गई हो, या ये कहना रिसर्च कॉस्ट कैपिटलाइज हो गई हो, बात एक ही है, एक ही बात है। चलें जी इसके बाद, ड्यू टू सिग्निफिकेंट इंपोर्ट्स ऑफ रॉ मटेरियल, DPL is exposed to foreign currency risk because of the fluctuation in exchange rate. There is a risk that trade payable may not be translated using current exchange rate. Exchange gain and losses may be not be calculated correctly. Honestly बताओ, इतने जो बेसिक छोटे सवाल के थे स्ट्रक्चर्स में, क्या सब एटलीस्ट एक पेज पे आ गए हो? क्या तुम्हारी ड्राफ्टिंग सेम नहीं हो पर आइडिया सेम हो गया है? और जब मैं आगे होमवर्क भी दूंगा ना तो उसमें ये नहीं खबराना कि तुम्हारी अंग्रेजी मैच नहीं हो रही, सिर्फ एक चीज देखनी, आइडिया मैच होता है या नहीं होता। और फिर भी तुम्हें लगे कि उस्ताद ये रीड करके बताएं कि मेरे ये लिखने से मेरा मतलब तो चेंज नहीं होता, तो वो भी चेक करवाना। सही है, आज तुम्हें होमवर्क मिल जाएगा एक और इसका, क्योंकि हमने बेसिकली जो बेसिक आइडिया है रिस्क का वो खत्म किया है। सही है, सारे 5 पेपर क्लास में करेंगे, एक तुम्हें होमवर्क दूंगा, खाली ग्रुप पे एक्टिव रहना। सेट है, ये पूरी पीडीएफ भेज रहा हूँ, अगली क्लास में तुम्हें पूरा हैंडआउट मिल जाएगा इसका। सेट है, मिलते हैं अगली क्लास में। हाफिज। अभी भेजूंगा ग्रुप पे। हाँ फराज, 7:30 तक है ना हमारी क्लास, तो अभी नमाज है ना। हाँ बैठ जाओ, मेरे को ये एक और सवाल करा देता हूँ, आ जाओ। मैं सुबह 11 से क्लास ले रहा हूँ भाई। क्लासिंग है कैंसिल। चलें जी, अल्लाह हाफिज। मैं भेजता हूँ।